खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर खबर हटकर, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें, क्या है इस वक्त की बड़े एजेंडे राजनीतिक दलों के, इस पर बात करेंगे। कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक बंद है, आखिर क्यों है ये पूरा रार, इस पर हम खबर विस्तार से दिखाएंगे। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच का ये जो गंभीर विवाद है, आखिर क्या है इसकी मूल वजह है, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे विपक्षी गठबंधन कभी नरम कभी गरम, आखिर क्यों हो रहा है और क्यों है आपस में वाद विवाद विपक्षी गठबंधन के घटक दलों के बीच। स्वच्छता में भी यूपी अव्वल आया है, जिसके बारे में विस्तार से जानने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा होगी, क्या कुछ यूपी ने किया है कि स्वच्छता में वो अव्वल आ सका है, किस तरह से 100% ODF प्लस ग्रामीण क्षेत्रों में हासिल किया है यूपी ने, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे कि आखिर कर्नाटक के साथ साथ जो दूसरे राज्य हैं वहां पर किस तरह की सियासत है, क्यों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। तो इन खबरों के अलावा और भी होगा बहुत कुछ, बहुत सारे सवाल और जवाब होंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक बंद के कारण आम जनजीवन प्रभावित। बेंगलुरु एयरपोर्ट के बाहर प्रदर्शन की वजह से 40 से अधिक उड़ानें रद्द। हिरासत में लिए गए कई प्रदर्शनकारी। दोनों राज्यों में विपक्षी गठबंधन के घटक दलों की सरकारें फिर भी इस पर सहमति बनाने को नहीं है रजामंद। पश्चिम बंगाल में एक महिला का जला हुआ शव मिलने पर भाजपा ने राज्य सरकार पर बोला हमला। कहा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपराधियों पर नकेल कसने में नाकाम। निर्वाचन आयोग का दल आज से 3 दिन के राजस्थान दौरे पर। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियों की करेगा समीक्षा। विपक्षी इंडी गठबंधन में जारी है जुबानी जंग। बिहार में जातिगत टिप्पणी पर आरजेडी और जेडीयू में तकरार जारी। खुद को A to Z पार्टी होने का दावा करने वाली आरजेडी में जाति को लेकर कलह। वहीं कांग्रेस ने माना आप से गठबंधन मुमकिन नहीं। केजरीवाल के फ्रीबी को कांग्रेस ने बताया फरेब। और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के बदले सुर। कहा कनाडा भारत के साथ संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध। ट्रूडो ने माना भारत एक बढ़ती आर्थिक ताकत। कनाडा पुलिस ने भी माना निज्जर हत्या में अब तक नहीं हुआ है कोई खुलासा। तो सबसे पहले बात कावेरी के जल विवाद पर करेंगे, जहां पर एक ही गठबंधन के यानी विपक्षी गठबंधन की राज्य सरकारें, उसी के दल हैं और वो आमने सामने हैं दो अलग अलग राज्यों में, कर्नाटक और तमिलनाडु में। और इसको लेकर के आज कर्नाटक बंद किया गया है। तमिलनाडु के साथ कावेरी जल बंटवारे के विरोध में आज कर्नाटक बंद है। कन्नड़ और किसान संगठनों के प्रमुख कन्नड़ ओकूटा संघ ने इस बंद का आह्वान किया है। बंद का असर पूरे राज्य में देखा जा रहा है। कर्नाटक के करीब 1900 से ज्यादा छोटे बड़े संगठनों ने इस बंद को समर्थन दिया है। विपक्षी भाजपा और जनता दल सेक्युलर ने भी बंद के समर्थन में राज्य के विभिन्न जिलों में प्रदर्शन किया। अब तक 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए हैं इस बंद के दौरान। कल भी परसों यानी कि बेंगलुरु में 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए थे। और आज दुकानें, शॉपिंग मॉल, मूवी थिएटर्स, होटल और रेस्तरां बंद है। बेंगलुरु आने जाने वाली 44 फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल की गई हैं। 13 सितंबर को कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कर्नाटक को अगले 15 दिनों तक तमिलनाडु को 5000 क्यूसेक पानी देने का आदेश जारी किया था।
कर्नाटक के किसान संगठन, कन्नड़ संस्थाएं और विपक्षी पार्टियां फैसले का विरोध कर रही हैं। दोनों राज्यों के बीच कावेरी नदी से जुड़ा यह विवाद 140 वर्ष पुराना है। बेंगलुरु अर्बन, मांड्या, मैसूर, चामराजनगर, रामानगर और हासन में धारा 144 लागू है। पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने प्रदर्शनकारियों को अविलंब रिहा करने की मांग की है। वर्तमान में दोनों राज्यों में उन पार्टियों की सरकारें हैं जो विपक्षी गठबंधन में शामिल हैं, फिर भी दोनों राज्यों के बीच टकराव बना हुआ है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और तमिलनाडु में डीएमके सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस है। उसके बावजूद दोनों राज्यों के बीच में यह टकराव देखा जा रहा है। कांग्रेस और डीएमके दोनों पार्टियां कर्नाटक के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर बने विपक्षी गठबंधन में भी शामिल हैं। यानी सिर्फ राज्य में ही नहीं, जो राष्ट्रीय स्तर है उस पर भी गठबंधन बनाया है। तो फिर यह कैसी राजनीति है, यह कैसी विपक्षी एकता है कि कावेरी जल विवाद इतना बड़ा रूप ले रहा है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए बेंगलुरु का रुख करेंगे, जहां हमारी संवाददाता आयशा खानम हमारे साथ बनी हुई है इस खबर पर बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो ताजा अपडेट्स बताइए आयशा, और क्या किसी तरह का कोई जिसको कहते हैं कि बीच का रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है? क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि इस विपक्षी गठबंधन के दोनों दल इसमें शामिल हैं, उसके बावजूद एका नहीं हो पा रहा है। जी देखिए निखिल, ताज़ा अपडेट मैं आपको दे दूं। जो बंद के आयोजक हैं उन्होंने कहा है कि ये बंद पूरी तरह से सफल रहा, पूरे राज्य में सफल रहा, और लेकिन खास तौर पर जो बैंगलोर है और जो दक्षिण कर्नाटका है, जो कावेरी बेसिन इलाका है, इन इलाकों में बंद का बहुत ही गहरा असर देखने को मिल रहा है। पूरी तरह से नॉर्मल लाइफ ठप रही इस पूरे इलाके में। जो मैसूर, मंडिया, रामनगरम, चन्नपटना, ये तमाम इलाके जो है कावेरी के पानी पर निर्भर हैं। तो देखा जाए तो आज जिस तरह का बंद आयोजित किया गया था, इसमें कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री ने भी साथ दिया है और कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के तमाम सुपरस्टार सड़कों पर उतर आए और लोगों के साथ अपना समर्थन खुलकर दिखाया। लेकिन जो सवाल आपने पूछा कि क्या इसका कोई हल नजर आ रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब कहीं नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पिछले 15 दिन में ये तीसरा बंद है निखिल, और ये तीसरे बंद के चलते आर्थिक नुकसान जो लोगों को, किसानों को झेलना पड़ रहा है, ये बहुत बड़ी मुसीबत है आम लोगों के लिए। और देखा जाए तो कर्नाटक सरकार ने जो पिछले मंगलवार को बंद हुआ था, उसके बाद से लेकर आज कर्नाटक सरकार के रुख में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है, और ना ही कर्नाटक सरकार ने कोई प्रयास किए कि किसान इस मसले पर जिस तरह से भड़क रहे हैं, जिस तरह से किसान गुस्साए हुए हैं, उनको कोई आश्वासन दिया जाए। देखिए पिछले कई सालों से ये विवाद कोर्ट में चल रहा है और अब कर्नाटक के सामने नया मसला जो है 3000 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए कावेरी रेगुलेटरी वाटर कमेटी ने कहा है। तो ऐसे में कर्नाटक सरकार, देखिए कर्नाटक की सरकारें लगातार इस पूरे मामले पर जो कानूनी जो अपने वकील इस पर दलील पेश करते हैं, इसमें 1200 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लेकिन 1200 करोड़ रुपए अगर हम अंदाजा लगाते हैं तो इससे 2 नए डैम बन सकते थे, इससे कैचमेंट एरिया बढ़ाया जा सकता था। ये नहीं हुआ। ये महज एक कानूनी लड़ाई की दलील दी जाती है और दोनों राज्यों के बीच जो राजनीति भड़क उठती है उसको लेकर खूब वोट की राजनीति भुनाई जाती है यहाँ पर दोनों राज्यों के बीच में, और बीच का हल जो है ये खुलकर बीच का जो रास्ता जो है ये कहीं नहीं निकलता। तो ऐसे में कावेरी का मसला जो है जिस तरह से पिछले 50 साल पहले था, आज भी उसी मोड़ पर खड़ा हुआ है। लेकिन आज अलग बात यह है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है और तमिलनाडु में डीएमके सरकार है, और दोनों गठबंधन, इंडिया गठबंधन में साथी हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं। देखिए पहले जब बात की जाती तो तमिलनाडु में एआईडीएमके नेता जयललिता हुआ करती थी और वो कड़ा रुख अपनाती थी, वो सत्याग्रह पर बैठ जाती थी, और उस वक्त जयललिता से बात करना कर्नाटक के लिए मुश्किल होता था। लेकिन आज कर्नाटक के सामने क्या मजबूरी है, क्यों कर्नाटक सरकार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से बात नहीं कर पा रही है, क्यों स्टालिन से बात करके इस मसले का कोई
हल निकालने की कोशिश नहीं कर रही है। देखिए, है तो ये मुद्दा कानूनी, लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर अगर कर्नाटक सरकार तमिलनाडु से बात कर ले और लोग दोनों राज्यों के बीच में जिस तरह से भावनाएं इस मुद्दे को लेकर भावनाएं जुड़ जाती हैं और हिंसा भड़कती है, इसको काबू में कर सकते हैं और इस तरह के बंद पर काबू किया जा सकता है। लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने अभी तक इस पर कोई पहल नहीं उठाई है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री इसमें हस्तक्षेप करें और प्रधानमंत्री के पाले में डाल दिया है और कहा है कि प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि इस मामले को सुलझाइए। तो ये बहुत बड़ी इस पूरे मामले से अपना हाथ धोने वाली बात कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कह दी है। जी बिल्कुल, जब वो खुद सुलझा नहीं पा रहे हैं आपस में मिल बैठ करके, तो प्रधानमंत्री को उसको बीच में लाना है, यानी कि कहीं ना कहीं बॉल दूसरे के कोर्ट में डालना और अपना पल्ला झाड़ने जैसी स्थिति है। लेकिन आपने कहा कि ये दोनों लोग मिल करके, यानी कि स्टालिन और जो कर्नाटक का कांग्रेस नेतृत्व है, वो क्यों इसको सुलझाना नहीं चाहता है? दरअसल इसके पीछे की भी सियासत समझना चाहेंगे कि क्या जनता की जो भावनाएं हैं वो भड़कती रहे लेकिन हमारा गठबंधन बरकरार रहा? क्या इस तरह की कुछ गुणा गणित भी है, सियासत भी है इसके पीछे, जिसको समझने की जरूरत है? जी हाँ, बिल्कुल, इसमें पूरी सियासत नजर आ रही है। देखिए, जैसे कि मैंने बताया, उस वक्त जब AIADMK की मुख्यमंत्री हुआ करती थी जयललिता और कर्नाटक में उस वक्त SM कृष्णा कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, जो अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। तो SM कृष्णा बहुत कड़ा रुख अपनाते थे तमिलनाडु के खिलाफ और जयललिता को मजबूर होना पड़ता था कि कांग्रेस सरकार के सामने कभी कभी जयललिता को इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ता था कि कर्नाटका के पास हाँ सचमुच में पानी नहीं है। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि कर्नाटक की तरफ से कोई ऐसे स्टेटमेंट या फिर कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को उन तक पहुंचने के कोई रास्ता नहीं खोला है और ना ही उनसे कोई बातचीत की है और ना ही वो खुलकर ये कह रहे हैं कि तमिलनाडु जो मांग कर रहा है इस समय वो गलत है, वो इस समय इस मांग को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं DK शिव कुमार कि हम पानी रिलीज कर देंगे क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है। तो एक तरफ कहीं ना कहीं जैसे कि बीजेपी के जो सांसद हैं तेजस्वी सूर्या, उन्होंने अभी आरोप लगाया और कहा कि कहीं ना कहीं कर्नाटक सरकार तमिलनाडु में अपनी गठबंधन के दोस्त डीएमके को हेल्प करने, उनकी मदद करने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर कर्नाटक के किसानों को नुकसान पहुंचा रही है। तो ये आरोप सीधे सीधे तेजस्वी सूर्या ने लगाया है कर्नाटक सरकार पर और कर्नाटक सरकार अब उल्टा इस मामले को एक राजनीतिक टूल देने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि अब ये बीजेपी के तमाम सांसद, जो बीजेपी के 25 सांसद हैं कर्नाटक में, ये तमाम सांसद मिलकर इस मामले को सुलझाएं। तो ये इस तरह की राजनीति, इस तरह का जो रुख कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने अपनाया है, कहीं ना कहीं इस बात को तूल देता है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार अपनी गठबंधन को बचाए रखने के लिए किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं करना चाहती, क्योंकि ये गठबंधन बन तो गया लेकिन हर राज्य में रीजनल इश्यूज को लेकर अलग अलग मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो गई, अलग अलग मतभेद पैदा हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं दक्षिण में ये इस तरह के मतभेद ना पैदा हो, यही वजह है कि कर्नाटक सरकार इसमें कुछ हद तक अपने कदम पीछे रखते हुए चल रही है और अभी तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से बातचीत नहीं कर रही है। यही बीजेपी का भी दावा है और बीजेपी यही कह रही है कि कर्नाटक सरकार को अब कर्नाटक सरकार को नींद से जगाना होगा और ये जो राजनीति चल रही है कांग्रेस और डीएमके के बीच, पर्दे के पीछे जो राजनीति चल रही है, इसका पर्दाफाश करना होगा। जी निश्चित तौर पर। और सबसे खास बात है कि ये जो आम जनता है जो सड़कों पर है, जो प्रदर्शन कर रही है, वो शायद इन सब बातों को समझती है, वो इस पूरी सियासत को समझती है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कि विपक्षी गठबंधन कभी नरम कभी गरम, आखिर क्यों? अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। चाची, कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद, आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन
जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास पे यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और विपक्षी गठबंधन में आखिर किस तरह से मची हुई है आपस में रार, क्यों जो विपक्षी गठबंधन के दल हैं कभी नरम कभी गरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आखिर इसके पीछे की सियासत क्या है? पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तनातनी जारी है और आप नेता केजरीवाल का बयान आया इस बीच कि पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा। पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने सख्त प्रतिक्रिया दी है और यह प्रतिक्रिया जब से खैरा की गिरफ्तारी हुई तब से जारी है। लेकिन अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो अन्यायी हैं वे अधिक समय तक नहीं रहते हैं। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल इसे इंडिया गठबंधन में दरार नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि आप गठबंधन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगर कोई अपराधी है तो वो कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। कुछ लोग इसे गठबंधन के दलों की नूरा कुश्ती मान लेते हैं, लेकिन पंजाब कांग्रेस ने साफ किया है कि केजरीवाल के साथ कोई दोस्ती नहीं हो सकती। उधर बिहार में ठाकुर कौन पर आरजेडी और जेडीयू के बीच तकरार जारी है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने अपने अंदर के ठाकुर को मारने की कविता पढ़ी तो आरजेडी के एक विधायक ने इसे जातिगत टिप्पणी माना था। सवाल आरजेडी के A to Z वाली पार्टी में जातीय झोल का था। लालू यादव खुद इस मसले में बीच बचाव करते हुए नजर आए हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार आरजेडी ने नीतीश कुमार को सबसे योग्य पीएम उम्मीदवार बताया है। तो इस सियासत को भी समझने की जरूरत है। आरजेडी का दावा है कि पहले राष्ट्रपति बिहार से बने थे, इसलिए अब पीएम भी बिहार से बनेंगे और यह उनका डिमांड है। केजरीवाल ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे चाहते हैं कि देश के 140 करोड़ लोग पीएम हो। हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं हमें करनी चाहिए। तो ये सारे जो विरोधाभास है इसको समझने की जरूरत है। वैसे आम आदमी पार्टी ने पटना सम्मेलन में अरविंद केजरीवाल को पीएम के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार बताया था। तो जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं वो आपस में टकरा रही हैं। राहुल गांधी के जातीय समीकरण की बढ़ती सियासत की काट में समाजवादी पार्टी ने एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जातीय समीकरण पर ज्यादा जोर दिया है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि उन्होंने सपा को घोसी में समर्थन दिया था, जो सपा घोसी में उपचुनाव हुआ था, लेकिन सपा हमारे खिलाफ उम्मीदवार उतार रही है। इस पूरी गुणा गणित को देखते हुए कांग्रेस ने यूपी में हर सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारने का मन बनाया है, यानी कि यूपी में कांग्रेस अब हर सीट पर लड़ना चाह रही है। बिहार बीजेपी ने आरजेडी नेता मनोज झा से माफी मांगने को कहा है। सुशील मोदी ने मनोज झा पर जातीय विद्वेष फैलाने का आरोप लगाया है। यह बीजेपी की डिमांड है। बीजेपी का दावा है कि आरजेडी नेता खुलेआम सनातन धर्म को गाली देते हैं। ये परिवारवादी पार्टी है, इसे माई समीकरण छोड़कर किसी के प्रति सम्मान नहीं है। माई यानी मुस्लिम यादव का जो समीकरण है उसे छोड़कर किसी के प्रति सम्मान नहीं है, ये कहना है बीजेपी का। तो कुल मिलाकर आपस की जो नूरा कुश्ती है, इसको नूरा कुश्ती कह रहे हैं। कांग्रेस कह रही कि नहीं, अब वो किसी भी हालत में पंजाब में या वैसे भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके संयोजक जो हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं इंडिया गठबंधन को लेकर, ये भी आइए सुन लेते हैं। आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के प्रति कमिटेड है और आम आदमी पार्टी बिल्कुल किसी भी हालत में इंडिया अलायंस से अलग नहीं होगा और अलायंस के धर्म को निभाने के लिए हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं।
कल मैंने सुना था कि नशे की वजह से किसी पर्टिकुलर नेता या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। भगवंत मान गवर्नमेंट इज़ कमिटेड, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट इज़ कमिटेड टू जो नशा है, नशे को ख़त्म करने के लिए हम बिल्कुल कमिटेड है, क्योंकि नशे ने हमारे युवाओं को, पूरी एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है। जिस स्केल के ऊपर नशा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इस पूरी कवायद पर, इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अनिल कुमार बंसल जी जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल बंसल जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राहुल लाल जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। राहुल जी, स्वागत है आपका। और हमारे साथ विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं, जो हमारे संपादकीय सलाहकार है। विनोद मिश्रा जी, आपका भी स्वागत है। और आपसे ही इस खबर की शुरुआत करना चाहें कि किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे गठबंधन को, कभी नरम कभी गरम, कभी तो एक दूसरे के खिलाफ हाथ में हाथ मिलाकर पूरे मंच पर नजर आएंगे और कहेंगे कि जरूर बीजेपी के खिलाफ ये गठबंधन बनेगा। लेकिन राज्यों में जिस तरह से लड़ाई हो रही है, सिर्फ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तक ये सीमित नहीं है, बल्कि जो दूसरे दल है वो भी इसमें शामिल है। आप बेहतर जानते हैं, कैसे आकलन करेंगे इसका? निखिल, इस रिपोर्ट आने से पहले अगर आप अभी जो एक स्टोरी डिस्कस कर रहे थे, अभी कर्नाटक और जो तमिलनाडु का जो मामला है, वो भी आप देखिए कि हर जगह आपको यही लगेगा कि इस सियासत में झोल से ज्यादा ये परसेप्शन की सियासत है। और परसेप्शन की सियासत बनाते बनाते हर पार्टी अपना नंबर सबसे ऊपर रखना चाहती है। अब आप यहाँ बिहार की बात आप कह रहे थे, इसी रिपोर्ट में आप देखिए कि बिहार में हो क्या रहा है। एक हफ्ते पहले जो दीनदयाल उपाध्याय की जयंती थी, तो उसमें नीतीश कुमार चले गए। अब उसके जाने के बाद बिहार में जो कयास लगाना शुरू हुआ, लोगों ने कई तरह से प्रतिक्रिया देनी शुरू की कि नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हो सकती है जी। और ये चर्चा भी चली रही थी कि आज जब आरजेडी की तरफ से ये बयान आया और आरजेडी की तरफ से ये बातें कही गई, जो शायद पहली बार ऐसी बात हुई कि उन्होंने अपनी पार्टी से ज्यादा जेडीयू के जो सर्वेसर्वा नीतीश कुमार है उनको प्रधानमंत्री के योग्य उम्मीदवार माना है। तो अब अगर आरजेडी के प्रवक्ता ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही सबसे, जो इतने प्राइम मिनिस्टर के चेहरे हैं इंडिया गठबंधन में, उसमें सबसे योग्य उम्मीदवार नीतीश कुमार है, तो जाहिर सी बात है कि वो नीतीश कुमार और आरजेडी में जो अभी तक जो चल रहा था, कुछ खाई थी बन रही थी पिछले एक हफ्ते से, आप कह सकते हैं कि एक महीने से, उसको भरने के लिए एक पहल है। लेकिन इस सबके बीच में जब आप इस सारी चीजों को, इन बयानों को टटोलते हैं, तो आपको लग रहा होगा कि इसमें पूरे के पूरे गठबंधन में संवादहीनता की स्थिति है। और संवादहीनता की स्थिति इसलिए बनी हुई है कि 5 राज्यों का जो चुनाव है उसमें हर पार्टी की तरफ से ये कोशिश हो रही है कि कहीं कांग्रेस इसमें अपनी बढ़त लेके, जैसे बेंगलोर में आने के बाद उनका जीतने के बाद, उनका कर्नाटक जीतने के बाद उनका जो कॉन्फिडेंस बढ़ा था, और उसके बाद वो एक तरह से डिक्टेट करती हुई दिखी और पूरे गठबंधन को ही अपने पाले में लेके चली गई। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में कांग्रेस डिक्टेट करे, इसलिए ये प्रधानमंत्री के इतने चेहरे सामने आए। ममता बनर्जी का आप देख ही रहे हैं, उससे पहले अपने अलग अलग पार्टियों का रुख आपने देखा है। लेकिन सवाल ये है कि इन सब के बीच में जो पंजाब में हो रहा है, वो पंजाब में सबको चौंकाया है। पंजाब में इसलिए चौंकाया है कि जब आज अरविंद केजरीवाल अपनी सफाई दे रहे थे अपने भगवंत मान की सरकार के बारे में, तो वो शायद ये बात भूल गए थे कि उस पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर हालत क्या है। आज शिरोमणि अकाली पार्टी की जो है, सैड पार्टी की, और उसके एक बड़े नेता की हत्या हुई है। और इस तरह की टारगेट किलिंग पंजाब में आए दिन होती रहती है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के हालत में पूरी के पूरी आम आदमी पार्टी खामोश है। लेकिन उनको आज ये नशा मुक्ति अभियान का एक बहाना मिला है, और कांग्रेस के जो नेता हैं, नेता ही नहीं आप कहिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय किसान सेल जो है उसके वो अध्यक्ष हैं, उसके ऐसे नेता को आपने गिरफ्तार करके वो एक बात का संकेत दिया है कि आप पंजाब में कांग्रेस की औकात देखना चाहते हैं। आपने वो पानी में कंकड़ उछाला है कि आप लहर देखना चाह रहे हैं कि कांग्रेस की हैसियत यहाँ क्या है, इसके हिसाब से आप सीट शेयरिंग टेबल पे बैठना चाहते हैं। तो लगभग यही कमोबेश सारी पार्टियों ने अपने अपने तरीके से इस तरह के राजनीतिक बयानबाजी में एक तरह से दूसरी पार्टियों को ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि उनका वजूद अपने अपने इलाके में, अपने अपने क्षेत्र में किस रूप में है, और यही फॉर्मूला शायद इनके लिए सीट शेयरिंग में कामयाब हो सकता है। जी बिल्कुल, और शायद एक दूसरे को आंक रहे हैं,
माहौल रहे हैं और उसके बाद सियासी बढ़त लेने की, सियासी गुणागणित की एक जरूरत हो सकती है। राहुल लाल जी, आपको लगता है कि जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का झगड़ा है वो राज्यों में विधानसभा चुनाव में सीटों पर लड़ने के लिए, उसमें गठबंधन के लिए या एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतारने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका जो झगड़ा है वो कहीं आगे निकल गया है और अब पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक के बयान आ गए हैं। आपको लगता है कि इन दोनों दलों के बीच में अगर गठबंधन नहीं बन पाता है, या आपको लगता है कि एक गठबंधन बना रह पाएगा? नहीं, देखिए, सुखपाल सिंह खेरा वाला जो पूरा प्रकरण है वो एक चिंताजनक प्रकरण है। और देखिए ये स्थितियां क्या हैं। सुखपाल सिंह खेरा जो है कि वो 2015 तक तो कांग्रेस में थे, फिर उसके बाद वो आम आदमी पार्टी में जाते हैं और आम आदमी पार्टी में जाते ही नहीं, अब नेता प्रतिपक्ष भी थे। फिर वहां पे उनके आम आदमी पार्टी के साथ कुछ आपसी खींचतान की स्थिति बनी, फिर उन्होंने अपनी अलग पार्टी भी बनाई और फिर बाद में वो कांग्रेस भी आ गए, अभी कांग्रेस से हैं। तो सवाल आम आदमी पार्टी से भी जरूर पूछा जाएगा कि 2015 का एनडीपीएस का पूरा वो एक्ट उस समय उसी समय मामला दर्ज था, तो फिर आपने उन्हें नेता प्रतिपक्ष कैसे बना दिया था? आज आप उन्हें दोषी कह रहे हैं, कल आप उन्हें, जबकि कल आप उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाए हुए थे। तो ये जो आम आदमी पार्टी की जो अंदरिक खींचतान की स्थिति है, मैं उसका विस्तार मानता हूं कि उस जमाने में, उस समय जो पार्टी के भीतर खींचतान की स्थिति हुई, अभी वो कांग्रेस में है तो वो उसका विस्तार हुआ। लेकिन इन चीजों के कारण से एक जरूर जो है कि एक पहल में समस्या जरूर आती है, उसको मैं मानूंगा। क्योंकि ये स्थितियां देखिए, जब संपूर्ण विपक्षी पार्टियां ये मांग करती हैं कि अपने एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, आप एजेंसियों का सदुपयोग कीजिए, उसके लिए काम कीजिए, तो फिर ये क्यों ना माना जाए कि पंजाब में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो संभवतः, मैं सहमत हूं विनोद जी के इस बात से कि वो कई बार जो है कि वो स्थितियां बिगड़ती हुई दिखती हैं। मुझे लगता है कि उन चीजों से थोड़ा ध्यान बचाने के लिए उन्होंने सुखपाल सिंह खेरा वाला पूरा प्रकरण उठाया। नहीं, दरअसल सवाल राहुल जी ये बात तो जो आपने कही वो उन चीजों का एक तरह से बैकग्राउंड है, वो हम भी समझ रहे हैं, हमारे जो दोनों और मेहमान हैं वो भी समझ रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि इसकी परिणति क्या होगी? क्या इसकी परिणति वो जिसको कहते हैं कि हाथ में हाथ जोड़ करके अरविंद केजरीवाल और साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे आपको मंच पर खड़े दिखाई देते थे, वो उस सीन में कहीं ना कहीं एक कट सा लगता वो नहीं दिख रहा है? वर्तमान में कुछ उस तरफ जाता हुआ दिखता है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है जो, क्योंकि अभी कुछ घंटे पहले जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो बयान दिया कि वो टीम इंडिया के लिए प्रतिबद्ध है। अंततः देखिए, कई जगह पे टीम इंडिया बनी है, वो एक तरह से विभिन्न दलों का समूह है, विभिन्न दलों ने कोई विलय नहीं कर लिया है, इसलिए कुछ वैचारिक मतभेद की स्थिति रहेगी। लेकिन जो अगला जो टीम इंडिया की बैठक होगी उसके लिए कुछ 2-3 मुद्दे आवश्यक होंगे। एक तो उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए, कई सारे आरोप जो टीम इंडिया के ऊपर लग रहे हैं उसका एक संयुक्त जवाब भी आना चाहिए। क्योंकि मैं इससे बहुत ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति नहीं मानता कि टीम इंडिया के लोग हैं, अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव वो आपस में लड़ रहे हैं। ये देखिए, वो एक सामान्य स्थिति है। जब चूंकि आप विधानसभा चुनाव के लिए अपना गठबंधन नहीं है, तो वहां पे अलग अलग पार्टियां लड़ेंगी और अलग अलग बयान भी सुनने के लिए मिलेंगे। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, जैसे कि बिहार की एक पार्टी है वीआईपी पार्टी। वीआईपी पार्टी उस समय जो है कि एनडीए के घटक दल में शामिल थी। यूपी के विधानसभा चुनाव के दरमियान में तो उत्तर प्रदेश में 165 सीटों पर वो लड़ रही थी। तो ये तमाम चीजें हैं कि आप लोकसभा में लड़ते हैं, जहां पे आपका जिस विधानसभा में भी जिस एक राज्य में आपका गठबंधन होता है वहां पे आप गठबंधन में होते हैं, दूसरी जगह आप लड़ते हैं। तो इसलिए हमें लग रहा है कि टीम इंडिया का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, अगर देखिए टीम इंडिया में नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से आपने ये जो कहा कि प्रतिबद्ध दिखते हैं अरविंद केजरीवाल, उनका स्टेटमेंट तो आपने बताया, लेकिन उसके साथ ही साथ जो कांग्रेस का स्टेटमेंट है, कांग्रेस कह रही है कि आपके साथ रह पाना मुश्किल है, उनके साथ नहीं रहेंगे। इसीलिए ये सवाल सारे खड़े होते हैं कि आखिर ये गठबंधन जो बड़े जिसको कहना चाहिए कि पूरे दमखम के साथ बीजेपी का विरोध करने के लिए उतरे थे, तो शायद 9 दिन चले, 2.5 कोस वाली बात है। अभी चुनाव की शुरुआत नहीं हुई, इवन विधानसभा चुनावों की शुरुआत नहीं हुई, उसमें बिखराव अगर दिख रहा है, लोग कह रहे हैं कि ये बिखर जाएगा, तो गलत कैसे कहा जाएगा? आपके पास आएंगे राहुल लाल जी, हम अनिल बंसल जी को जोड़ेंगे। अनिल बंसल जी, आपको लगता है कि ये जो गठबंधन है, जिसके बारे में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह शुरू में ही लगाए जा रहे थे कि ये एक नहीं रह सकेगा, क्या इसकी शुरुआत के तौर पे इसको देख रहे हैं, इस तरह के जो आपस में जो विवाद है उसको? देखिए, जो इनके अंतर विरोध हैं वो खत्म तो होने वाले नहीं है।
अंतर्विरोध जारी रहेंगे। आपने देखा पश्चिम बंगाल में वो ममता बनर्जी कांग्रेस और लेफ्ट को साथ लेने को तैयार नहीं है। बिहार में आपने जिक्र किया तो वहां सिर्फ जेडीयू और आरजेडी की बात नहीं है, ठाकुर वाले मुद्दे पर आरजेडी के नेता ही मनोज झा की टांग खींच रहे हैं। आनंद मोहन सिंह उनका बेटा आरजेडी का एमएलए है, वो कैसे कैसे उन्होंने बयान दिए हैं। तो ये अंतर्विरोध हैं, तो ये अंतर्विरोध रहेंगे। लेकिन इन सबको जो डर लगता है वो लगता है कि अगर हम इस बार मिलकर नहीं लड़े तो हमारा राजनीतिक अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो आपस में मतभेदों के बावजूद, आपस में मनभेद के बावजूद, नीतिगत उसके बावजूद और गठबंधन जो मन से गठबंधन नहीं होने के बावजूद भी लोकसभा चुनाव में ये सब दल मिलकर लड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। और जो आपने शुरू में शब्द यूज किया था नूरा कुश्ती, तो हम इसे नूरा कुश्ती भी मान सकते हैं, क्योंकि जो स्थानीय भावनाएं हैं, क्षेत्रीय भावनाएं हैं, उनका भी हमको ध्यान रखना है। जैसे कर्नाटक में है, अब अगर कर्नाटक की सरकार जल उनको पूरा पानी दे दे तमिलनाडु को, तो ये कहा जाएगा कि इसने अपने राज्य के हितों के साथ धोखा किया है। और ये विवाद चूंकि इतना साल पुराना है और जब भी बारिश कम होती है तभी ये विवाद खड़ा हो जाता है। और इस तरह के विवाद कांग्रेस की जब पंजाब और हरियाणा में दोनों जगह सरकारें थी, आपने देखा भाखड़ा डैम का पानी था, तब दोनों ही एक ही दल की दोनों राज्य सरकारों के बीच में विवाद चलता रहा। वो तो क्षेत्रीय हित हुए। लेकिन जो यहाँ जो सवाल है, ये विधायक की गिरफ्तारी हुई, फिर खड़गे साहब का बयान आया, इससे जनमानस में कम से कम एक संदेह पैदा होता है गठबंधन की विश्वसनीयता पर, उसकी एकता पर और उसके टिकाऊ होने पर। तो जो बीजेपी को एक ये अहेड जाता है, इसमें पक्ष में जाता है उनके, वो अगर ये कहते हैं कि ये 6 महीने में गठबंधन बिखर जाएगा और एक मजबूत सरकार ही देश को विकास की राह पर आगे बढ़ा सकती है, वही पूरी दुनिया में देश का नाम आगे कर सकती है, तरक्की के रास्ते पर ले जा सकती है, तो उस मैसेज को बीजेपी और ज्यादा प्रभावशाली ढंग से लोगों के बीच में पहुंचा पाएगी अगर इस तरह के अंतर्विरोध इनके जारी रहते हैं। तो जो स्थिति है, केजरीवाल जी कह रहे हैं गठबंधन एक रहेगा, वहां कह रहे हैं हम पंजाब में अकेले लड़ेंगे, कोई दिल्ली में कहता है यहाँ सीट नहीं देंगे। तो ये जो स्थितियां हैं ये निश्चित रूप से बहुत विचित्र किस्म की हैं और संदेह पैदा करती है, गठबंधन की साख पर भी सवाल पैदा करती हैं। और नेता कितने एक रहेंगे, उनके मन कितने मिलेंगे, इन सब बातों पर लगातार मतभेद नजर आते हैं। और अभी तो जब सीटों का बंटवारा होगा तब देखा जाएगा कि कितने उनके आपस में। अभी अखिलेश यादव जी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, अब उनसे कोई पूछे कि वहां कोई आप समाजवादी पार्टी का कौन सा खास जनाधार है, और क्योंकि वो सीटें मांगते हैं, कांग्रेस वहां उनको सीटें देने को तैयार नहीं है, तो त्याग का कोई भाव तो है नहीं। वही बात जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आती है तो आज नीतीश कुमार जी का नाम आ गया, ममता जी के समर्थकों ने ममता जी का नाम दिया, केजरीवाल के समर्थक केजरीवाल का नाम देते हैं। और कांग्रेस तो मानकर ही चल रही है कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो राहुल गांधी ही स्वाभाविक दावेदार होंगे प्रधानमंत्री पद के। तो ये जो कुर्सी के लिए, पद के लिए अंतर्विरोध है, ये कहीं न कहीं गठबंधन की साख पर और उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न लगा रहे हैं। जी अनिल जी, जो आपने बात कही दरअसल कि ये कुर्सी के लिए, पीएम पद के लिए जो ये एक लड़ाई हो रही है जो आपस में, यानी कि जिसको कहते हैं कि सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, ये अभी देखिए कोई सरकार बनी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार बन गई है और उसके बाद। विनोद मिश्रा जी, आपसे 2 बातें समझना चाहेंगे। ये जो स्थिति है, आपको लगता है कि पीएम मोदी का और बीजेपी का ये जो पूरा एक अभियान है जनता से जुड़ने का, विकास योजनाओं का, उसका डर इतना ज्यादा है इन पार्टियों में कि उसके बावजूद, यानी कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार आपसी विवाद, आपसी अंतर्विरोध है, उसके बावजूद जो है ये कह रहे हैं कि नहीं, हम कम से कम मोदी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ तो एकजुट होना ही पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलने वाला है, कितना भी विरोध हो। दूसरी बात, बिहार की भी जो सियासत है वो भी आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर ये किस तरह की सियासत है कि एक तरफ आरजेडी और जेडीयू में वाकयुद्ध जारी है, दूसरी तरफ वो एक ये भी साथ में जिसको कहते हैं कि एक बात छोड़ देना कहीं से कहीं, जो जिसको राजनीति में कहा जाता है कि हम नीतीश कुमार को पीएम बनते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन अभी जो बंसल साहब बता रहे थे उसी बात में, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं कहता हूं कि जब वो आपको देखिए कि जब पीएम मोदी कहते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वो पीएम का एक फेस लोगों के सामने में आता है कि इस पिछले 9 साल की जो उपलब्धि है देश को और पिछले 9 साल में जो परिवर्तन ने देश देखा है, तो डेफिनेटली वो डेवलपमेंट, वो विकास और वो जो अस्थायित्व मिला है, वो 1% बहुमत वाली बीजेपी की सरकार जिसका नरेंद्र मोदी नेतृत्व करते हुए दिखे हैं। तो डेफिनेटली एक लोगों के मन में इस बात का तो है, और कंपैरिजन अगर होगा तो इससे होगा। पीएम मोदी के इस जो डेवलपमेंट का है और ये जो बड़े फैसले लेने का है
उनका जो एक स्थायित्व है पिछले 10 साल से आप देख रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या देखा है, उस देश ने दुनिया में बदलते हुए भारत के इस सीन को देखा है, तो डेफिनेटली इसका कंपैरिजन तो होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि जब वो मजबूरी कह रहे थे कि मजबूरी क्या है इंडिया गठबंधन को, तो भी समझने की जरूरत है। समझने की इसलिए जरूरत है कि अभी आप देखिए कि ममता बनर्जी का पिछले 12 दिन के दौरे से वो विदेश से लौटी है पश्चिम बंगाल में, और वहाँ अधीर रंजन चौधरी जो सदन में नेता भी हैं विपक्ष के और वहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उनका पहला रिएक्शन आता है कि ममता बनर्जी का अगर बंगाल के गरीब राज्य में कि चीफ मिनिस्टर 3 लाख से 4 लाख के होटल में कमरे का किराया देती है, और तो हमें यह पूछने का हक है कि वो वहां से विदेश दौरे से बंगाल के लोगों के लिए क्या लाया है। पूरे बंगाल में डेंगू है, डेंगू से मौतें हो रही है, इस तरह की कई चीजें हैं। जबकि तीसरे जो इन लोगों की इंडिया गठबंधन का जो भी मीटिंग हुई थी मुंबई में, तब ये कहा गया था, इन लोगों ने आपस में निर्णय लिया था कि कम से कम एक पार्टी दूसरे पार्टी के विरोध में इस तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे या बचेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बयानबाजी का सिलसिला तेज है और हर पार्टी अपनी सुविधा से एक दूसरे के खिलाफ में बोल रहे हैं। तो मजबूरी है, इसलिए आज अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम चट्टानी एकता है दिखाएंगे और हम इंडिया गठबंधन के प्रति प्रतिबद्ध हैं। लेकिन प्रतिबद्धता के साथ साथ निखिल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देश पूछ रहा है कि आपका एजेंडा क्या है। कल मध्य प्रदेश की आप घटना देखिए, एक छोटी सी नाबालिग बच्ची के साथ में जो विभत्स रेप की बात हुई, बहुत शर्मनाक थी, ये संवेदना की बात थी। अपनी पूरी सभ्यता में आप कह सकते हैं कि ये मानव, हमारे एक इंसान के प्रति एक कलंक की बात थी। लेकिन विपक्ष की सारी पार्टियों का उसमें कोई भी अक्रॉस ऑल इंडिया के गठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं, उनका आप रिएक्शन देखिए कि लगा कि एकदम तुरंत वो शिवराज सरकार के खिलाफ में एक अभियान छेड़ देंगे। ये अच्छी बात है कि इस तरह के रिएक्शन पे पॉलिटिकल पार्टियां रिएक्ट करती है। लेकिन बुरी बात ये है कि उसी तरह की उससे बड़ घटनाएं आज पश्चिम बंगाल में सामने आई है। राजस्थान के जयपुर के शहर पर आप देखिए कि एक लड़की का जो है वो जलता हुआ लाश पाया गया है। सड़क के बीचों बीच में कोई रिएक्शन नहीं है, किसी कॉर्नर से रिएक्शन नहीं है। तो ये जब आप इस तरह का पोजीशन लेते हैं अपने एजेंडे को बनाने के लिए, तो आप एक्सपोज होते हैं। बेटियों के खिलाफ में, महिलाओं के खिलाफ में इस तरह की घटनाओं को लेके अगर पॉलिटिकल पार्टी में संवेदनशीलता होगी तो डेफिनेटली वो एक स्वर से हर जगह की छोटी घटनाओं के बारे में विरोध करेंगे। लेकिन अपनी सुविधा से अगर आप राजस्थान की घटना पे चुप रहेंगे, बंगाल की घटना पे चुप रहेंगे और मणिपुर की घटना पे आप बोलेंगे, मध्य प्रदेश की घटना पे बोलेंगे, तो डेफिनेटली लोगों में ये बात का जरूर इस बात का ये लगेगा कि ये आप सिर्फ एजेंडा बनाते हैं और आप इसीलिए ढूंढते हैं कि आपके पास कोई एक ठोस एजेंडा नहीं है इस मोदी सरकार के खिलाफ में या बीजेपी की सरकार के खिलाफ में। तो ये सारी चीजों के बीच में जब आप बिहार में देखते हैं तो वो नूरा कुश्ती की बात में आप ये देखिए कि वहां भी यही हो रहा है। पिछले 1 साल से आप देखिए कि सरकार में महागठबंधन की पार्टी का जो अंतरकलह है, वो अंतरकलह है कि तेजस्वी यादव की जल्दीबाजी है कि उनको सीएम, सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, तो नीतीश कुमार को क्यों झेले। तो नीतीश कुमार की अपना इकबाल जो कम हुआ है उसके कारण अब आरजेडी पार्टी को हमेशा लगने लगा, इसलिए ये इंडिया गठबंधन बना था कि नीतीश कुमार इंगेज होंगे दिल्ली में। ऐसा हुआ नहीं, कांग्रेस ने उनको मौका दिया नहीं। तो अब नीतीश कुमार की जो हालत है, इसमें ये जो आप जितने ठाकुर विवाद और ब्राह्मण विवाद और ये जो ठाकुर का कुआं देख रहे हैं, वो एक फ्रस्ट्रेशन है। जी 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 राहुल लाल जी, आप कई सारे सवाल हैं। दरअसल ये सवाल जो है, जो इंडी गठबंधन है उसके जो दल है वही उठा रहे हैं। सीपीआई कहती है कि वायनाड सीट जो है राहुल गांधी की, वो उस पर उनको अपना हक छोड़ देना चाहिए। वहीं ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जो है वो पीएम बनने की हसरत उनके मन में है और वो कोई भी, जिसको कहते हैं कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं छोड़ रहे हैं कि जहां पर चाहे वो राज्य हो या शीर्ष स्तर पर, जब राष्ट्रीय स्तर पर बात आती है तो उसमें भी वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी से कहां तक कांग्रेस सैक्रिफाइस करेगी, किस तरह से इस गठबंधन को, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है इन सारे दलों के बीच में और शायद सबसे ज्यादा जरूरत भी कांग्रेस ही महसूस कर रही है इस गठबंधन की मोदी के खिलाफ। करेगी ये तो कांग्रेस ने, खुद राहुल गांधी ने ये बयान दिया था जब पटना अधिवेशन, जब पटना में विपक्ष का प्रथम सम्मेलन हुआ था, तो उन्होंने बोला था कि कोई भी प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस की तरफ से कोई वैसी दावेदारी की स्थिति नहीं है, यानी वो पद सबों के लिए खुला पद है। ये राहुल गांधी का बयान था उस समय का। दूसरा चीज देखिए, बार बार पिछले कई दिनों से, 2-3 दिनों से विमर्श बनाया जा रहा है कि टीम इंडिया के भीतर एक मतभेद की स्थिति है, 2.5 दिन के बाद जो है कि टूटने की स्थिति दिखने लग रही है। देखिए अब लेकिन जब मैं राजनीतिक विश्लेषण करता हूं तो मुझे एक अलग ही तस्वीर दिखाई दे रही है।
अच्छा। हमने देखा कि टीम इंडिया में पहले 26 दल थे, अब 28 हुए। अब आ जाइए आप दूसरी तरफ जो है कि एनडीए की तरफ, एनडीए के 38 घटक दल थे। जब मणिपुर की घटना घटी तो कुकी पीपुल्स अलायंस केपीए एक घटक दल इनका समर्थन वापस लिया। दूसरा हम लोगों ने देखा तमिलनाडु में एआईडीएमके जो एक बड़ा घटक दल था इनका, वो वापस आते हैं। हालांकि इन्होंने जनता दल सेक्युलर को कर्नाटक से लेकर थोड़ी भरपाई करने का प्रयास किया। तो खलबली कहाँ मची पड़ी हुई है? यहाँ तो देखिए कुछ वैचारिक मतभेद की स्थितियां हैं, चीजें हैं जो कि धीरे धीरे सेटल्ड हो जाएंगी। और बार बार ये चीज कहना कि भाई अखिलेश यादव क्यों मध्य प्रदेश लड़ रहे हैं, क्यों दूसरे राज्य में लड़ रहे हैं, तो संभवतः ये बयान जो लोग दे रहे हैं वो गठबंधन के राजनीति को नहीं समझ रहे थे। गठबंधन के राजनीति में गठबंधन किसी चुनाव विशेष के लिए होता है। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है, दरअसल आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है राहुल लाल जी, जो आपने कहा कि एनडीए के गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और जो यूपीए पहले था और अब आपने इंडिया के नाम से वो गठबंधन बनाया है उसमें सब कुछ ठीक है और थोड़े बहुत मतभेद तो हर जगह चलते हैं, है ना? आप यही तो बताना चाह रहे हैं कि ये सारी समस्याएं तो हल हो जाएंगी। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर रहे हैं कांग्रेस के नेताओं को, ये समस्या हल हो जाएगी। ममता बनर्जी लगातार हावी हैं आपके कांग्रेस के ऊपर, जो अधीर रंजन चौधरी है वो बोलते बोलते थके जा रहे हैं, आपका नेतृत्व वहां पर सुन नहीं रहा है, लेकिन वो चीजें आप सॉल्व कर लेंगे। बहरहाल मुझे लगता है कि ये जो राजनीतिक चश्मा है, अनिल जी आपको क्या लगता है कि इस तरह से किस तरह से इस पूरे जो ये सियासी गुणागणित है इसको समझना चाहिए? क्योंकि ये जो इंडी गठबंधन है ये बार बार जो है वो कह रहा है कि एनडीए ही कहीं ना कहीं कमजोर हुई है, एनडीए में बड़ी खलबली मची हुई है, क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, देखिए एनडीए की कमजोरी की बात तो अभी हम नहीं कर सकते। एआईएडीएमके ने ऐलान जरूर किया है बाहर निकलने का, पर ये संकेत मिल रहे हैं कि वो लोकसभा चुनाव से पहले लौटकर आ जाएंगे, क्योंकि उनके पास भी विकल्पहीनता की स्थिति है। ऐसा नहीं है वो कोई डीएमके में तो अपनी पार्टी का मर्जर करेंगे नहीं, तो उनको एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ, चाहे डीएमके कांग्रेस के साथ है तो एआईएडीएमके को अंततः बीजेपी के साथ जाना है, ऐसा माना जा रहा है। और ये जिस तरह की मतभेद जो ये गठबंधन है विपक्ष का उसके दलों के बीच है, हम मान सकते हैं उसी तरह का ये एक मतभेद एनडीए के इन दो दलों के बीच में हो गया, बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच। लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि वो अभी पूरी तरह से बीजेपी को साथ छोड़ गए हैं। रही बात ये कि जो आपने कहा कि अभी ये जो गठबंधन की राजनीति है इसके ये सब दांवपेच होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि गठबंधन की राजनीति के अपने दांवपेच होते हैं। और उन्होंने कहा है कि हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, वो ठीक है, लेकिन जब राज्यों में हम लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक जनता के बीच में उसका मैसेज खराब जाता है। हम अगर राज्य स्तर पर भी तालमेल बेहतर करें, उनमें समन्वय हो, और जो बात बेसिक आई कि अगर वो आम आदमी पार्टी के विधायक थे तब उनके खिलाफ कोई आम आदमी पार्टी को अचानक वो कांग्रेस में चले गए, तो अब ये ट्रक का केस सब आया, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह की अपनी दबाव की राजनीति भी होती है। जो दल शामिल होते हैं एक दूसरे को कमजोर करना, नीचा दिखाना, या यहाँ 13 सीटें हैं तो 10 हम लड़ेंगे, आपको 3 देंगे, 6, ये सब चीजें दाव पे चलते हैं। तो ईमानदारी का भाव तो हम मान के चलेंगे, समर्पण और ईमानदारी का भाव नहीं रहता और सौदेबाजी का भाव चलता है, दबाव की राजनीति चलती है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल जनता में संदेश खराब जाता है। हाँ बिल्कुल, आपने जो है बड़ा प्रश्न उठाया कि दरअसल जो जनता में खराब संदेश जाता है वो इस तरह से कि आप 6 महीना पहले राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहां पर आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं और फिर लोकसभा में एक दूसरे से गठबंधन करेंगे तो जनता के बीच में क्या इफेक्ट जाएगा? विनोद जी, समय समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आपको मैं 1 मिनट दे दूं। मैं चाहूंगा 30 सेकेंड से 1 मिनट में कुछ आप बोल सकें जी, क्योंकि समय समाप्त हो गया। हमारे प्रोड्यूसर बार बार कह रहे हैं कि अभी ब्रेक भी लेना है, तो आप समझ रहे हैं, आप स्वयं इस फील्ड में जुड़े हुए हैं। जी निखिल, मैं समझ रहा हूं, लेकिन अब एक्चुअली क्या है कि राहुल जी जो एक अलग पीच पे ले गए थे इस डिस्कशन को, तो मैं बस उनके जानकारी में लाना चाहता हूं कि ऐसे ही यही कोशिश जो है 2019 में चंद्रबाबू नायडू ने भी की थी, विपक्षी एकता की, और उसमें राहुल गांधी भी उनके कई मंचों पे शामिल हुए थे चंद्रबाबू नायडू के उस विपक्षी एकता में। उसमें भी 28 से 30 पार्टियां जुड़ी जी बिल्कुल में। और हम लोगों ने देखा है उस विपक्षी हालत, एकता की हालत उसका क्या हाल शुरू हुआ था, और वो इसलिए कि वो जिस तरह का गठबंधन था कि चंद्रबाबू नायडू के साथ में एक मंच पे तो राहुल गांधी दिखे, लेकिन वो जमीन पे राहुल गांधी ने कभी भी टीडीपी के साथ में उस तरह का अलायंस नहीं बना पाए, और लोगों ने उसका नतीजा 2019 में देखा कि ये सारे गठबंधन किस तरह से बिखर गई थी।
तो ये चीज जो राहुल लाल जी कह रहे हैं, नंबर गिना रहे हैं 28-30 का, तो उनके सामने में चंद्रबाबू नायडू का ये 2019 का गठबंधन सामने में है। लेकिन बस यही कहना था आपको। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। विनोद मिश्रा जी आपका, राहुल लाल जी आपका और अनिल कुमार बंसल जी आपका इस चर्चा से जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जो स्वच्छता में भी अव्वल नंबर के साथ पास हुआ है। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद, आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण, मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। स्वच्छता में भी यूपी अव्वल आया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ उत्तर प्रदेश ने स्वच्छता के क्षेत्र में शानदार काम किया है, और ये अब पूरे देश के सामने आ चुका है। शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ यूपी ने स्वच्छता के क्षेत्र में शानदार काम करके देश के दूसरे राज्यों के लिए एक मिसाल पेश की है। उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत सभी 95,767 गांवों यानी 100% गांवों में ODF प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया है। ODF प्लस गांव वो हैं जिसने ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के साथ साथ खुले में शौच की स्थिति से मुक्ति पाली है। 1 जनवरी 2023 तक राज्य में केवल 15,088 गांव ODF प्लस घोषित थे। केवल 9 महीने में मिशन मोड में काम कर 100% गांवों को ODF प्लस बनाया गया। राज्य के सभी गांवों के घरों में शौचालय का निर्माण किया गया, जिसे महिला सम्मान और गरिमा के साथ जोड़ते हुए इज्जत घर का नाम दिया गया था। खास बात है कि इन इज्जत घरों के निर्माण में महिलाओं ने बड़ी भूमिका निभाई है। यहां भी महिला राजमिस्त्री को रानी मिस्त्री का नाम दिया गया, जिस तरह से छत्तीसगढ़ और झारखंड में नाम दिया गया। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 100% ODF प्लस की उपलब्धि को नए उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग के बढ़ते स्तर के साथ जोड़ा है। उनका कहना है कि ईज ऑफ लिविंग का जो बढ़ता हुआ स्तर है वो इसको दर्शाता है। वहीं PM मोदी ने भी देश के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य में स्वच्छता की इस क्रांति को पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत बताया है। दरअसल सिर्फ स्वच्छता ही नहीं बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी यूपी ने शानदार काम किया है। यूपी के पूर्वांचल में अब दिमागी बुखार से हजारों बच्चों की मौत नहीं होती। स्वास्थ्य विभाग ने हर घर दस्तक देकर इस बीमारी को लगभग दूर भगा दिया है। जहां हजारों की संख्या में हर बार दिमागी बुखार से लोग पीड़ित होते थे, अब चंद बच्चे ही अस्पतालों में नजर आते हैं। योगी सरकार ने 2024 सत्र से राज्य के सरकारी चिकित्सा संस्थानों में PG पाठ्यक्रम की लगभग 800 सीटों में इजाफा किया है। इस बढ़ोतरी के बाद राज्य के दूर दराज इलाकों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी पूरी हो सकेगी। आम जन को बेहतर इलाज के लिए बड़े शहरों तक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 2017 में राज्य में केवल 12 मेडिकल कॉलेज थे। समझने की जरूरत है, उसके बाद एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की अवधारणा के तहत सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। तो योगी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारभूत अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए किसी शोर शराबे के बगैर ठोस काम किया है।
और ये जो ठोस काम है ये साफ देखा जा सकता है। और अब स्वच्छता के क्षेत्र में भी महज 9 महीने में 80,000 से ज्यादा गांवों को ODF प्लस का दर्जा दिलाना किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। इसके लिए एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को 100% ODF प्लस का कवरेज हासिल करने पर बधाई दी है। पीएम ने एक्स पर कहा कि बहुत बहुत बधाई, बापू की जयंती से ठीक पहले उत्तर प्रदेश की अभूतपूर्व उपलब्धि पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। स्वच्छता के क्षेत्र में हमारा निरंतर प्रयास नारी शक्ति के सम्मान के साथ ही हमारे सभी परिवारजनों के स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी है और कहा है कि ये नारी शक्ति के सम्मान और जो हमारा स्वास्थ्य है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे संवाददाता विकास सिंह इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यूपी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। विकास, सबसे पहले तो समझना चाहेंगे कितना महत्वपूर्ण है 100% गांवों का ODF प्लस होना, कैसे हासिल हो सका है ये? क्या रोड मैप अपनाया उत्तर प्रदेश ने कि 8 महीने में 80,000 से ज्यादा गांवों को ODF प्लस कर दिया गया? जी बिल्कुल निखिल, आप जिस शब्द का प्रयोग कर रहे थे वही इसका आधार है कि दृढ़ इच्छा शक्ति। किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया। सबसे बड़ी बात थी कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने तमाम बड़े काम किए, उन्हीं में से ये सबसे बड़ा काम है। प्रधानमंत्री ने खुले में शौच को लेकर, शौचालय को लेकर जो जन आंदोलन चलाने की बात कही थी वो एक जन आंदोलन बन गया और उसी को उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर काम किया और लगातार इसकी मॉनिटरिंग करते हुए हर प्रदेश के सभी गांवों को ODF प्लस घोषित कर दिया है। और ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से गांव में जो सुविधाएं हैं, ODF प्लस का मतलब होता है कि आपके गांव के हर घर में शौचालय हो, कम से कम हर गांव में एक सामुदायिक स्वास्थ्य शौचालय हो और इसके साथ साथ पंचायत घर हुए, प्राथमिक शिक्षा केंद्र हुए और आंगनबाड़ी हुई, वहां पर आपको शौचालय की व्यवस्था हो, वो भी महिला और पुरुष के लिए अलग अलग। तो इस तरीके से हर गाँव में ये व्यवस्थाएं हो गई हैं और प्रदेश के सभी गाँव ODF प्लस घोषित कर दिए गए। तो ये अपने आप में दर्शा रहा है कि जमीनी स्तर पे किस तरीके से काम किया गया है। जब आप नए भारत की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, तब हम ऐसे संकल्पना कर सकते हैं कि हमारे गांव पूरी तरीके से विकसित रहे, वहां पर जो मूलभूत सुविधाएं बराबर लोगों को मिलती रहे। इसी तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है। आपने जैसा बताया कि शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए काम किया गया और इसका हमने देखा सबसे बड़ा जो परिणाम रहा है, पूर्वांचल के क्षेत्र में हजारों बच्चे मौत का शिकार हो जाते हैं इंसेफ्लाइटिस के चलते हुआ करते थे। एक समय था उत्तर प्रदेश में, खासतौर से इसी माह के अंतर्गत बारिश के सीजन के आसपास ये बीमारी बहुत तेजी से संक्रमण फैलाती थी। लेकिन स्वच्छता मिशन जिस तरीके से वहां चलाया गया, वहां घर घर दस्तक अभियान चलाया गया और जिस तरीके से साफ सफाई के काम किए गए, उससे पिछले कई सालों से इंसेफ्लाइटिस पर जीत उत्तर प्रदेश ने हासिल कर ली। ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से जो हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो तय किया जाता है वो समय से पूर्व ही उसी लक्ष्य को पाने के लिए काम किया जाता है। और यही दृढ़ इच्छा शक्ति है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में जो भी बातें कही जाती हैं उसको उत्तर प्रदेश सरकार मिशन के रूप में लेती है और उसको पूरा करती है। हम देख रहे थे कि जिस तरीके से चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सामाजिक ग्रोथ हो, पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश विकास की राह में आगे बढ़ चुका है। देश जब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को पाना चाहता है तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य के लिए उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सामाजिक ग्रोथ और सबसे बड़ी बात है जमीन से जुड़ी हमारे गाँव कितने ज्यादा खुशहाल होंगे। विकास, जो ODF प्लस की बात हुई, दरअसल अभी आपसे समझना चाहेंगे जो जागरूकता अभियान चलाया गया, क्योंकि ये सिर्फ शहरों तक ये योजना सीमित नहीं है। दरअसल ये हम जो ODF प्लस ग्रामीण की बात कर रहे हैं, किस तरह से गांव तक, पंचायतों तक जो एक तमाम जो ठोस और तरल अपशिष्ट जो प्रबंधन प्रणालियां थी उनको कैसे लागू कर पाया गया, गाँव वालों को कैसे कन्विंस किया गया, ये भी समझने की जरूरत है आपसे। बिल्कुल निखिल, इसमें पंचायती राज विभाग के साथ साथ सभी विभागों का समन्वय किया गया। वहां पर नगर पंचायत, ग्राम पंचायत हो या अन्य डिपार्टमेंट हो, ग्राम विकास हो, वहां पर जो भी गीला या सूखा कचरा निकलता है, इसके साथ साथ जो भी अपशिष्ट है उसकी प्रबंधन प्रणाली लागू करके उसका निस्तारण सही तरीके से किया जाए। इसके लिए बाकायदा जो है लोगों को समझाया गया, लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया गया
कि आपके लिए शौचालय कितना उपयोगी है। एक समय था कि हम जाते थे गाँव में, किस तरीके से देखते थे, शायद ही किसी के घर में शौचालय होता था, आम गरीब लोगों की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अब हर गांव के घर में एक शौचालय है। ये एक अपने आप में दर्शाता है किस तरीके से भारत में स्वच्छता अभियान एक जन आंदोलन का रूप धारण किया है, जिसको लेकर जो है प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से जिस बात का जिक्र किया था, आज उत्तर प्रदेश उस मुकाम को हासिल कर लिया है कि उत्तर प्रदेश के गांव ओडीएफ प्लस घोषित हो गए हैं। जी, निश्चित तौर पर विकास, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विकास। और अब बात करेंगे जस्टिन ट्रूडो के यू टर्न की, कि किस तरह से अपने ही जाल में फंसे ट्रूडो और अब भारत का गुणगान कर रहे हैं। बात करेंगे जस्टिन ट्रूडो के इस यू टर्न की और कनाडा के जो भारत ने खरी खरी सुनाई उसके बाद जो उनका यू टर्न आया है। खालिस्तानी आतंकी निर्जर की हत्या का आरोप भारत पर मढ़ने के बाद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के सुर अब बदले हुए नजर आ रहे हैं। भारत के सख्त रुख के बाद पीएम ट्रूडो ने अब अपने रुख को नरम किया है। ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा भारत संबंध को और मजबूत बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि यह बेहद महत्वपूर्ण है कि कनाडा और उसके सहयोगी देश विश्व मंच पर भारत के बढ़ते प्रभाव और महत्व को देखते हुए उसके साथ गंभीरता से जुड़ें। यह जस्टिन ट्रूडो का कहना है। अपने अमेरिकी दौरे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा को दो टूक जवाब दिया था। उन्होंने कनाडा के रवैये पर भी सवाल उठाया था। ट्रूडो को उम्मीद थी कि अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन से मीटिंग के बाद कोई प्रतिक्रिया मिलेगी, लेकिन इस मुलाकात में कनाडा का कोई जिक्र सामने नहीं आया। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा की एजेंसी अभी जांच कर रही है। वहां की पुलिस भी यह कह रही है कि अभी तक ये जांच पूरी नहीं हुई है। लेकिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाकर भारतीय राजनयिक के निष्कासन का फरमान जारी कर दिया था और एक तरह से ये साफ तौर पर बार बार कहा जा रहा था कि ये अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए किया गया है। भारत ने सख्ती दिखाते हुए एक कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया था। भारत ने ट्रूडो के आरोप को बेतुका और राजनीति से प्रेरित बताया था। भारत सरकार ने पीएम ट्रूडो के खालिस्तानी समर्थन बयान के बाद कनाडा के लोगों को भारतीय वीजा देने पर रोक लगा दी थी। उधर कनाडा में बैठे आतंकी और गैंगस्टर के खिलाफ भी अभियान भारत में तेज कर दिया गया था। एनआईए ने देश भर के कई राज्यों में छापा डालकर इसके नेक्सस पर कड़ा प्रहार किया है। पिछले दिनों बड़े व्यापक पैमाने पर एनआईए का ये छापेमारी अभियान चला है। खालिस्तानी आतंकी कनाडा में बैठकर भारत से रंगदारी वसूल रहे थे। इसके निशाने पर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों के अलावा क्लब हाउसेस तक शामिल थे। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ था कि अपने नेटवर्क के पास हथियार पहुंचाने के लिए आतंकी पाकिस्तानी हैंडलर्स का साथ लेते थे। कनाडा की जमीन से भारत के खिलाफ हो रही आतंकी साजिश से धीरे धीरे पर्दा अब उठने लगा है और इसकी जांच जो है वो तेज हुई है। संयुक्त राष्ट्र के महासभा को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि दिन बीत गए जब कुछ देश एजेंडा तय करते थे और उम्मीद करते थे कि दूसरे देश भी उनकी बात मान ले। और यूएनजीए में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि कुछ राष्ट्र सियासी सहूलियत के हिसाब से आतंकवाद, चरमपंथ और हिंसा पर एक्शन नहीं लेना चाहते। The days when a few nations set the agenda and expected others to fall in line are over. As the United Nations itself symbolizes, finding common ground is an imperative. To listen to others and to respect their viewpoints, this is not weakness, it is the basics of cooperation. Only then can collective efforts on global issues be successful. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर हमारी संवाददाता मेघना देव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मेघना, किस तरह से देखती है जस्टिन ट्रूडो के इस यू टर्न को? भारत की जो सख्ती है उसकी एक बड़ी वजह के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए? बिल्कुल, अगर हम देखें तो सबसे पहले जब 19 और 20 तारीख को 2 एडवाइजरीज जारी की गई थी, उसमें कहा गया था कि जो भी एलिगेशंस या अगर हम देखें जो स्टेटमेंट कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का आया है उसको भारत रिजेक्ट करता है और उसे एब्सर्ड और मोटिवेटेड करार दिया था भारत ने। और उसके साथ अगर हम देखें तो इस एलिगेशन को अनसब्सटैंशिएटेड कहा था, जिसमें इसका कोई आधार नहीं है, भारत ने ये कहा था और अपने स्टैंड पर भारत फर्म रहा है। अब हम जब देख रहे हैं कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का जो बयान है
उसमें वो कह रहे हैं कि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर है, इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल प्लेयर है, और उसके साथ ही जब हम इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं पिछले साल से, तो बहुत ही सीरियस है कि कनाडा किस तरीके से भारत के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करे और ज्यादा करीब हो भारत के इंडो पैसिफिक के मामले में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से एक तरीके का यू टर्न नजर आ रहा है, जो स्टेटमेंट जिस तरीके के आ रहे थे लगातार कनाडा के प्रधानमंत्री के, और अब हम जब देखते हैं कि किस तरीके से भारत ने जो सख्ती भरा स्टैंड लिया, हमने देखा कि एक और जगह पर जहां यूएनजीए के बाद जो फॉरेन काउंसिल क्या एक मंच था जहां पर विदेश मंत्री ने भी इस बात को कहा है कि कनाडा में पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम देखा गया है, वायलेंस देखा गया है, एक्सट्रीमिज्म देखा गया है, और ये तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास इन सभी चीजों के भी स्पेसिफिक्स हैं, और हम उस इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, हम उन स्पेसिफिक्स की बात कर रहे हैं। तो तो विदेश मंत्री ने इस बात को मंच पर साफ तौर पर रखा। तो इससे नजर आता है कि किस तरीके से भारत के फर्म स्टैंड से अगर देखा जाए तो अब ये कैनेडियन जी बिल्कुल भारत के फर्म स्टैंड से ये कैनेडियन कनाडा के जो जस्टिन ट्रूडो हैं प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये यू टर्न लिया है और अब वो भारत के साथ संबंधों को बेहद महत्वपूर्ण बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया मेघना इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।